गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसी में अगला टॉपिक है, अगर कोई कैपिटल आर त्रिज्या का कोई वलय है, वलय आप जानते हैं, जैसे आप चूड़ी पहने, कड़ा पहने या कुछ भी जो भी वृत्तीय हो, अंगूठी जैसे वृत्तीय होती है, तो वैसा ही कोई आर त्रिज्या का आवेशित वलय है। इसी के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, ये कोई वलय है। अब ये वलय है, ये समान रूप से आवेशित है, तो इसको एक समान रूप से आप आवेश दे दीजिए। लेट सपोज इस पर Q आवेश है, इस पर हमने दिया है टोटल Q आवेश। अब इसी के केंद्र से, ये कैपिटल R त्रिज्या का वलय है, केंद्र से x दूरी पर, ये मान लो ये कोई पॉइंट P है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है x दूरी पर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे कि अब यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेंगे। इसका क्या बेनिफिट होगा, हमने कल ही चर्चा करी है कि अगर ये छोटे छोटे अल्पांशों में आप इसे विभाजित कर लेंगे तो ये बिंदु वस्तु जैसा व्यवहार करेगा, और यहां पर कूलाम का नियम जो हम फॉर्मूला पढ़े थे वो अप्लाई कर सकते हैं और फिर इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आप ऐसे सोचिए, ये इसको अगर छोटे 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 डीएल 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 टुकड़ों से मिलकर ये वलय अगर बनी हो, तो इस टोटल वलय का अगर डीएल को इंटीग्रेट कर दीजिए तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, 2πr। डीएल 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 जुड़ के कितना बना देंगे बेटा, 2πr। ये कोई सीधी लाइन तो है नहीं कि डीएल 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 जुड़ के एल बना दें। एल ही मान लो, ये भी एल था, लेकिन एल का मान कितना हो जाएगा, 2πr। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब इसको हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं और उस छोटे टुकड़े के कारण आप वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लीजिए। फिर पूरा आपको संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसको देखिए, यहां पे एक छोटा सा अल्पांश हमने dq कट कर लिया, उस पर आवेश माना dq है, यहां भी dq है, और इसकी लंबाई होगी dl और इसकी लंबाई भी होगी dl। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन में इतना गिवन है, लेकिन हमको ये बात पता है, कूलाम का नियम जब लगाते हैं तो फॉर्मूला है k इंटू स्रोत आवेश बटे स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है का वर्ग। तो यहां स्रोत आवेश dq होगा, वो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। ऐसे समझने की कोशिश करिए, ये वलय है, ये dq वहां पर वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, ये भी dq वहां वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, ये भी dq वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। ऐसे नीचे वाला, इधर वाला, सभी लोग वहां पे वैद्युत क्षेत्र पैदा करेंगे। तो इसका मतलब इससे हमें ये दूरी भी चाहिए। तो सपोज हमने इसे मान लिया कि ये r दूरी है कुछ, तो ये स्मॉल r दूरी है। क्यों ऐसा सपोज किया, r की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि आप अलग से आप मान रहे हैं, ये प्रॉब्लम में गिवन नहीं है। तो हमने इसे स्मॉल r कंसीडर कर लिया। अब स्मॉल r की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, अगर यहां पे पाइथागोरस लगा दीजिए तो r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल्स स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से स्मॉल r की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया। ऐसे ही ये सममित है, देखिए, तो ऐसे ही एक बिंदु यहां पे मिल रहा है। सममितता का यूज करने का बहुत फायदा मिलेगा यहां पे। तो ये भी r दूरी पर हमने मान लिया कि क्योंकि दूरियां बराबर होंगी, ये वलय है और इसके केंद्र, जो इसका वलय का केंद्र होगा, ये यहां से चाहे ये दूरी लीजिए, ये आप कोई भी दूरी यहां के लिए ले लेंगे इस बिंदु के लिए, तो सभी दूरियां बराबर होंगी, इसलिए इसको भी हमने r कंसीडर कर लिया। अब आप एक बात सोचिए, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस बिंदु पर एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश रख देते हैं। तो मान लीजिए कि यहां पे आपने Q0 आवेश रख दिया होगा, सपोज करना है आपको। इसका मान 1 होता है, इसलिए इसका कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको। तो ये वाला आवेश, ये वाले आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा।
समान प्रकार के आवेश है तो प्रतिकर्षित करेगा। कोई ऐसे धक्का मार रहा है, देखिए यहां पे कोई आवेश रखा है, इसको धक्का कैसे मारेगा, ये धक्का मार देगा। ऐसे ये यहां पे इस वाले ने अगर इसको धक्का मारना है तो ये ऐसे आगे मार देगा धक्का। तो वही यहां पे इसको देखिए, मान लीजिए कि ये वैद्युत क्षेत्र इसने पैदा किया होगा DE1। डी क्यों लिखा है बेटा, DE अल्प वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, क्योंकि आवेश अल्प है DQ, तो वो जो वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा वो भी अल्प पैदा करेगा। ऐसे ही इस आवेश ने यहां भी वैद्युत क्षेत्र पैदा किया होगा, सीधे प्रतिकर्षण। ये लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए बेटा, क्योंकि धक्का कोई मारेगा तो ऐसे ही तो मारेगा। तो अब यहां पे इसने इसको ऐसे प्रतिकर्षित किया, सपोज दैट इसको हमने DE2 वेक्टर कहा। अच्छा, ये E1 E2 क्यों माना है वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और इसमें अगर दिशा बदल जाती है तो वैद्युत क्षेत्र का मान बदल जाता है। तो ये दोनों अलग अलग वैद्युत क्षेत्र हैं। अब इसके बाद ये अलग बात है कि दोनों के परिमाण बराबर है, चाहे आप देख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, K इंटू स्रोत आवेश। स्रोत आवेश मतलब जिसने वैद्युत क्षेत्र पैदा किया है, किसने पैदा किया होगा, DQ ने। K इंटू DQ अपॉन स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो R²। ऐसे इसके लिए भी देख लो, K इंटू DQ अपॉन R², K इंटू DQ अपॉन R²। तो ये परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा इनकी अलग अलग है, तो इसलिए ये परिमाण में बराबर है, दिशा में अलग अलग है, तो इसीलिए इसका नाम E1 E2 रखा। अब अगर ये दोनों सदिश राशियां हैं, मान लीजिए यहां से कुछ थीटा कोण बना रहा है, तो ये भी थीटा बना रहा होगा। ये दोनों सदिश राशि हैं, तो इसका घटक वियोजन कर दीजिए आप। तो घटक वियोजन करने के लिए, क्योंकि सदिशों को जोड़ना है घटाना, सदिश नियमों के अनुसार ही आप जोड़ घटा सकते हैं। तो सदिश नियमों के आधार पर जोड़ने घटाने के लिए हमने इसको क्या कर दिया बेटा, घटक वियोजन करना स्टार्ट कर दिया। तो घटक वियोजन करने के लिए हमें दो अक्ष चाहिए, एक्स और वाई। अगर ये थीटा है तो ये सम्मुख कोण से ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी सम्मुख कोण से थीटा हो जाएगा। अब इस DE2 का घटक वियोजन करिए, तो जिससे थीटा बनता है वो क्या होगा, cos थीटा। तो DE2 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, DE2 sin थीटा। अब इसी तरह से DE1 का घटक वियोजन कर लीजिए, तो DE1, तो जैसे कि यहां देख सकते हैं कि DE1 का घटक वियोजन करते हैं पहले, तो DE1 cos थीटा, जिससे थीटा बनता है उसको हम लोग कहेंगे cos थीटा, और यहां पे लिखेंगे DE1 sin थीटा। ऐसे ही DE2 का घटक वियोजन कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, DE2 cos थीटा, और ये ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा DE2 sin थीटा। तो अब इसके बाद यहां पे इसका घटक वियोजन हो गया, क्योंकि ये सदिश राशि थी। तो DE1 और DE2 वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, तो ये सदिश राशि थे, तो दोनों का इसलिए हमने घटक वियोजन किया, क्योंकि सदिश राशियों का जोड़ना या घटाना सदिश नियमों के आधार पर ही कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, जैसे अगर हम इसके लिए बात करें, तो ये क्या था, एक्चुअली एक तार था। मान लीजिए एक तार रहा होगा और इसको घुमाकर हमने R त्रिज्या का वलय बना दिया। तो इस तार की लंबाई L हो अगर, और उसे जब हम R त्रिज्या का वलय बना देंगे, तो अब इसी की लंबाई क्या हो गई, इसकी परिधि के बराबर हो गई 2πr। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, देखिए आवेश है ना, तो लेमडा बराबर Q अपॉन L। इस पर कुल आवेश कितना है, Q। इसको जो आवेश दिया गया है, इस वलय को वो Q आवेश दिया गया है, और इसी Q और L का मान कितना हो जाएगा, अगर R त्रिज्या का वलय है तो Q इक्वल्स 2πr। तो यहां से Q का मान हो सकता है लेमडा इंटू 2πr। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे ही इस अल्पांश के कारण अगर सोचे, इस पर आवेश कितना होगा, DQ। इस अल्पांश पर आवेश होगा DQ, इधर अल्पांश पर आवेश होगा DQ। तो DQ ओवर DL क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा।
dq ओवर dl को क्या लिख सकते हो, रेखीय आवेश घनत्व। तो अगर अल्पांश की बात करोगे तो dq ओवर dl, अगर इस पूरे वलय की बात करोगे तो q अपॉन l, और l का मान है 2 पाई r। तो अब अपन बात कर रहे हैं इस dE1 की वैल्यू परिमाण के लिए। लिखिए dE1 हो गया k इंटू स्रोत आवेश। स्रोत आवेश कितना है बेटा, dq। स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब हमें न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में r दिया है, x दिया है, ये दूरी तो दी नहीं है और यही दूरी हमें चाहिए, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, सपोज स्मॉल r। तो ये स्मॉल r मान लिया, तो इसका वर्ग हो गया। अब इसकी दिशा क्या होगी बेटा, तो दिशा a से p की ओर होगी। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ऐसे ही dE2 लिखिए, dE2, तो ये भी दूरी आप सेम है, दूरियां बराबर है। इसको ऐसे समझिए, ये वलय है, इससे ये दूरी ले लीजिए, चाहे इस वलय से ये दूरी ले लीजिए, चाहे इस वलय से ये दूरी ले लीजिए, चाहे इस वलय से ये दूरी ले लीजिए, सभी दूरियां बराबर है, तो इसको भी हमने r लिख दिया। तो इसी तरह से dE2 क्या हो जाएगा बेटा परिमाण में, k dq अपॉन r स्क्वायर, k इंटू स्रोत आवेश, स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है का वर्ग। इसे समीकरण 2 मान लीजिए, और दिशा इसकी क्या है, BP की ओर। तो इन दोनों को देखने से एक बात स्पष्ट है कि dE1 का जो परिमाण है वो dE2 के परिमाण के बराबर है। तो इसे हमने कुछ dE मान लिया। तो जहां जहां dE लिखा है, dE1 लिखा है, dE2 लिखा है, सब dE हो गया। तो ये क्या हो गया, dE साइन थीटा, dE साइन थीटा, dE कॉस थीटा, dE कॉस थीटा, ऐसे। अब इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। इसको अपन लिख सकते हैं k dq अपॉन r स्क्वायर। अब इसको अगर ऐड करना हो अपन को, तो ये सदिश राशि है एक्चुअली, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके लिए भाषा क्या होगी, शुरू में माना कोई r त्रिज्या, कैपिटल R त्रिज्या का वलय है जिस पर स्मॉल q आवेश समान रूप से वितरित है। अब वलय के केंद्र कुछ मान लीजिए O से, केंद्र से x दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु P पर ज्ञात करनी है। तो अब माना बिंदु A पर स्थित आवेश dq। अच्छा, इसको dq 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 के कारण हमने विभाजित कर लिया। क्यों विभाजित किया, तो dq 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 में इसलिए विभाजित कर लिया क्योंकि एक आवेश के कारण अगर हम छोटा सा आवेश ले लेंगे तो ये बिंदु आवेश जैसा हो जाएगा, और बिंदु आवेश स्रोत आवेश की भांति व्यवहार करेगा, और बिंदु आवेश के लिए कूलाम का नियम लागू होता है। तो कूलाम का सूत्र हम आसानी से लगा सकते हैं। तो इसलिए इसको हमने छोटे छोटे आवेशों में विभाजित कर लिया, जिससे ये बिंदु बन जाए, बिंदु आवेश बन जाए। तो अब इसके बाद समझने की कोशिश करिए कि इसी डेरिवेशन में आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर हम ये भाषा में, फिर अब भाषा में कहेंगे dE1 और dE2 का घटक वियोजन करने पर इनके ऊर्ध्वाधर घटक dE1 साइन थीटा और dE2 साइन थीटा परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, परंतु dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा परिमाण और दिशा में समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक तो निरस्त हो गया क्योंकि परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, परंतु इसका क्षैतिज घटक जुड़ गया, तो नेट dE क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 2dE cos थीटा, 2dE cos थीटा कैसे बेटा, dE1 और cos थीटा dE2 cos थीटा, तो dE1 और dE2 बराबर है dE के, तो dE cos थीटा प्लस dE cos थीटा, तो 2dE cos थीटा। अब इसमें लिमिट लगाना सबसे महत्वपूर्ण है, तो इस लिमिट को विशेष ध्यान दीजिएगा कि लिमिट कैसे लगाएंगे। देखिए, इस पूरे वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अगर यहां से dq लिया होता, तो अब dq 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 से मिलकर ये पूरा वलय बना। तो dq अगर लिया होता सिर्फ एक आवेश, ये वाला नहीं लिया होता, तो सिर्फ ये लिया होता, तो अब इसको कैसे करते कि इसके कारण ये कंप्लीट वलय कितनी हो गई, 2 पाई r। तो जब यहां पे वैद्युत क्षेत्र आपने शुरू में जब त्रिज्या इसकी दूरी 0 थी तो वैद्युत क्षेत्र 0 था,
और ये 2 पाई आर हुआ, तो वैद्युत क्षेत्र कुछ ई हो गया। ये 2 पाई आर कब होगा? जब एक ये लेंगे तब, सिर्फ एक आवेश dq। लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा सहूलियत बनाने के लिए dq ऊपर और dq नीचे मान लिया है, तो अब 2 आवेश हो गए। तो अब इस एक ऊपर वाले आवेश को सोचिए, यहां तक गया और नीचे वाला तब तक यहां तक आया, ये वलय कंप्लीट हो गया कि नहीं? और जैसे ही वलय ये कंप्लीट हुआ तो इसका संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र मिल गया। लेकिन अगर ये आवेश अकेला होता तो इसे पूरी दूरी तय करनी पड़ती 2 पाई आर। लेकिन अगर ये 2 आवेश ले लिए हो तो इन आवेशों को कितनी दूरी तय करनी पड़ी है? देखिए, वलय निर्माण के लिए आधी दूरी। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन, अगर यहां पे आपने एक आवेश लिया है तो इंटीग्रेशन 2 पाई आर। अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं आप तो इंटीग्रेशन कितने तक करना पड़ेगा? पाई आर। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, फिर से समझ लीजिए। यहां पे आपने dq सममित 2 आवेश के लिए है ना, इसने वैद्युत क्षेत्र पैदा किया तो इसने भी वैद्युत क्षेत्र पैदा किया, जुड़ गया। फिर ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी। अब ये यहां पहुंच गया, नीचे पहुंच गया, तो ये कंप्लीट वलय मिल गई ना। तो इसीलिए हमने इंटीग्रेशन 0 से पाई आर में किया है, समझ लीजिएगा। कब हम 2 पाई आर में करते हैं इसको समझना। अगर ये आवेश लिया होता और नीचे वाला नहीं लिया होता, अब इसी के कारण पूरा वलय चलना पड़ता आपको, तो आपको 2 पाई आर इंटीग्रेट करना पड़ता। तो अगर एक ही आवेश लिए होते तो यहां एक ही कॉस थीटा का घटक तो मिला होता, तब आपको साइन थीटा वाला घटक भी जोड़ना पड़ता। उसको फिर बाद में वो कैंसिल आउट हो जाता, वो अलग बात है, लेकिन तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है। तो अभी ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो करेंगे तो अच्छा, वलय के अक्ष पर ज्ञात कर रहे हैं इसलिए ई अक्षीय लिख दिया, 2 रहने दिया। डी की वैल्यू कितना है? k इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कॉस थीटा के वैल्यू चित्र से बताइए। कॉस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार है x, कर्ण है r, तो यहां कॉस थीटा x अपॉन r लिख दिया। इंटीग्रल 0 से पाई आर 2k dq की जगह अपन लिख सकते हैं लेमडा इंटू dl। तो dq की जगह पे अपन ने लिख दिया लेमडा dl अपॉन r क्यूब। इसी का इंटीग्रेशन कर दिया 0 से पाई आर में। जो नियत है उनको बाहर ले लीजिए। देखिए 2k x लेमडा अपॉन r क्यूब नियत है, इंटीग्रल कीजिए dl का, तो ये हो गया 2k x लेमडा अपॉन r क्यूब। dl का इंटीग्रेशन हुआ l, लिमिट रख दीजिए 0 से पाई r, तो ये हो गया 2k x लेमडा अपॉन r क्यूब पाई r माइनस 0। तो 2k x लेमडा अपॉन r क्यूब इंटू पाई r, ये हो गया। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो देखिए हमारे पास यहां पे हमको थोड़ा सा पोर्शन इरेज करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो इसलिए पहले इतना पोर्शन आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ई अक्षीय अपना अभी तक का आया है 2k x लेमडा, 2 को ऐसे लिख दीजिए 2 पाई आर अपॉन आर क्यूब। अब इधर देखिए लेमडा इंटू 2 पाई आर को कुल आवेश क्यों लिख सकते हैं ना, तो लेमडा इंटू 2 पाई आर यहां नजर आया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं k क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ई अक्षीय। ये फॉर्मूला अपना डेराइव हो गया। लेकिन अब इसमें टेंशन की बात क्या है कि ये r तो गिवन ही नहीं था, ये तो हमने माना है। x दिया था, r दिया था कैपिटल में, तो ये दोनों गिवन थे, तो इसी के फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो अब इसका स्मॉल r को रिप्लेस करना है, तो पाइथागोरस लगा दीजिए इस त्रिभुज में, तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
तो इसको अपन ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ई अक्षीय इक्वल्स क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 तो है ही है। देखिए अंडर रूट को 1/2 लिख दिए और पावर में 3 और है तो इंटू 3। तो ये याद कर लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपना आया है। ई अक्षीय के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये आ गया इस वलय के कारण। यही इसका डेरिवेशन। अब इस डेरिवेशन में थोड़ा सा पोर्शन इसने कहा है कि अगर x की दूरी इस त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसके लिए इस फॉर्मूले की विवेचना कीजिए। तो अब x मच ग्रेटर देन r के लिए विवेचना क्या है, देखिए अगर x मच ग्रेटर देन r है तो r स्क्वायर तो 0 के करीब हो जाएगा। तो इस ई अक्षीय के फॉर्मूले में के क्यू एक्स अपॉन जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, तो 0 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर की प्लेस पे हमने 0 पुट कर दिया। तो ये आ गया के क्यू एक्स अपॉन एक्स की पावर 3/2, कैंसिल हो गया। के क्यू, ये x इससे कैंसिल हो गया, तो ई अक्षीय आ गया अपना के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। कितना सुंदर रिजल्ट है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। अगर x का मान बहुत अधिक हो गया तो ये वलय बिंदु वस्तु की भांति व्यवहार करेगा। कैसे? अगर ये q आवेश का एक बिंदु होता और इससे x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखो q आवेश, तो k इंटू स्रोत आवेश, स्रोत आवेश कितना है q, स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ये कितनी है x का स्क्वायर, वही तो आया है। तो अगर x इज मच ग्रेटर देन r हुआ तो ये वलय बिंदु वस्तु की भांति माना जा सकता है और उसके लिए ये बिंदु वस्तु की भांति व्यवहार करेगा और प्राप्त सूत्र ये हो जाएगा बिंदु वस्तु की भांति। ये हो गया इसका कंप्लीट डेरिवेशन। अब इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा पोर्शन है, आप चाहें तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ के लिए मैक्सिमा मिनिमा हमने 11th में आपको जब मैथमेटिक्स वाला पोर्शन बताया था, तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, अभी तो यहां उच्चिष्ट याद करना है, तो उच्चिष्ट के लिए जो ये dE/dx करके इसे 0 के बराबर पुट कर दीजिए। जो ये ई अक्षीय का फॉर्मूला है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2, इसका अवकलन कीजिए x के सापेक्ष और उसको बराबर 0 रख दीजिए। तो आपका जो रिजल्ट आएगा ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ कॉम्पिटेटिव का पार्ट है, तो ये आपको सिर्फ रिजल्ट काम आने वाला है कॉम्पिटिशन के पर्पज में भी। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 ± r/√2। अब ये ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, किसके मध्य, E और x के मध्य। तो x का मान जब 0 है तो अपना जो सूत्र है उसको लिखते हैं पहले। सूत्र है अपना ई अक्षीय बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। अगर x 0 ले लो, मूल बिंदु x 0 है, ये 0 हुआ लेकिन आर स्क्वायर बचेगा, ये 0 हो गया तो ऊपर का पूरा पोर्शन 0, तो नीचे कुछ भी हो तो 0, तो ये रिजल्ट तो आया 0। तो जब x बराबर 0 तो E बराबर 0। जब x बराबर अनंत ले लीजिए, तो देखिए x का मान अनंत ले लिया, अनंत में कुछ जुड़ा तो ये नीचे तो अनंत हो गया, तो ये जो अनंत, इसको जब आप सॉल्व करेंगे अनंत अपॉन अनंत टाइप का बनेगा, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो भी E का मान आपको मिलेगा 0। तो x का मान जब अनंत है तो भी E 0 है, x का मान 0 है तो भी E 0 है, लेकिन बीच में एक पॉइंट दिख रहा है जब x बराबर ± r/√2 है तो वहां पर मैक्सिमम है। तो यहां कहीं आएगा x बराबर +r/2
r/√2 और यहां कहीं आएगा x बराबर माइनस r/√2। तो इसका मतलब ये ग्राफ पहले बढ़ा होगा, अधिकतम हुआ होगा, फिर घट के 0 हो गया होगा। सिमिलरली निगेटिव में कैसे, ये जो वलय है इसके इधर हम ये जो कर रहे हैं इसके इधर भी तो कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी। तो उसके लिए ग्राफ निगेटिव में बना रहे हैं, इसलिए हमने निगेटिव साइड से शुरू किया। तो ऐसा, तो ये ई और एक्स का इसमें ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। ये कॉम्पिटेटिव के पर्पज से है, लेकिन न्यूमेरिकल के पर्पज से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा नोट के लिए। अब इसके आगे अपन इसको सॉल्व नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करें। अब इसी पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है इसमें कि आर त्रिज्या की आवेशित क्यू आवेश इस पर है, एक वलय है, इससे r√3 दूरी पर एक r त्रिज्या का ही गोला है। तो इन दोनों पर वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। अब वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसमें क्या काम करने वाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला तो जानते हैं वलय से r√3 दूरी पर, तो पहले वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लिख लें, फिर बल निकालने के लिए F = QE लगा देंगे तो ये बल मिल जाएगा। तो पहले वैद्युत क्षेत्र लिखते हैं अपन। तो हम जानते हैं E अक्षीय इक्वल्स KQX/r² + x² ⁴/2। अब ये गिवन है x का मान r√3 है, सॉरी, उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें। तो KQ r√3 r² प्लस r√3 का स्क्वायर के होल पावर 3/2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो KQ r√3 r² ये हो जाएगा, √3 का स्क्वायर √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो प्लस 3r² का होल पावर 3/2। तो ये हो गया KQ r√3 4r² अंदर हुआ का होल पावर 3/2। तो इसको भी 3/2 पकड़ा दीजिए और इसको भी 3/2 पकड़ा दीजिए, मतलब पावर का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो KQ r√3, इसको देखिएगा 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो इसका मतलब 4 के पावर 1 इंटू 4 के पावर 1/2। ये 4 के पावर 3/2 को हमने लिख दिया। r के पावर 3/2 में ये 2 कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा r³। इस r से ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर बचा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए, KQ√3 अपॉन 4 और √4 हो गया, पावर 1/2 का मतलब, तो 4 2 = 8r²। अब ये तो हो गया वैद्युत क्षेत्र। अपन को ज्ञात करना है वैद्युत बल। तो हम जानते हैं वैद्युत बल F = Q × E, इस पर भी आवेश Q ही है, तो Q तो रहने दीजिए, E का मान आप लिख दीजिए √3/8 KQ/r²। तो ये क्या आ गया, √3/8 KQ² तो ये हो गया दोनों पर लगने वाला वैद्युत बल। अब इसके बाद इसमें एक पोर्शन आ रहा है, अगला टॉपिक गाउस का नियम। सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है गाउस का नियम। तो उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं गाउसियन पृष्ठ। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया बंद काल्पनिक पृष्ठ ही गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया बंद काल्पनिक पृष्ठ ही गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। सुविधा, गणना की सुविधा के लिए हम इसको सममित आकृति का लेते हैं। सममित मतलब जैसे हमको अगर बीचों बीच से ऐसे काट दिया जाए तो जैसा इधर है डायग्राम वैसा उधर है, मतलब हम y अक्ष के अनुदिश सममित है। ताजमहल भी y अक्ष के अनुदिश सममित है, जैसा इधर होगा वैसा उधर होगा। तो ऐसे ही सममितता अपन को समझ में आ गई। जैसे आप एक बात समझिए कि कैसे लिया जाता है। जैसे ये कोई बिंदु है, इसको घेरना है आपको, तो इसके लिए कैसी आकृति ले लें, सममित, ये चारों तरफ से ढक जाए। तो इसका मतलब एक खोखला गोला ले लीजिए।
ऐसे ही मान लीजिए कोन है, इस कोन पर मुख पर ये कुछ रखा हुआ है, एक कांच की गोली समझिए, और इसको ढकना हो, मतलब ऐसे सोचिए हवा में ही है, ये कोन है और यहां पे हवा में कांच की गोली लटक रही है, तो आधी कांच की गोली तो इस कोन के अंदर होगी, लेकिन आधी तो खुली हुई है ना, तो इसको ढकने के लिए सममित होना चाहिए, तो इसके जैसा ही एक कोन और लगा दीजिए ऊपर से, तो ये देखिए सममित आकृति से ढक गया। ऐसे मान लीजिए सेब है, उसका 4 टुकड़ा किया अपन ने, तो एक टुकड़े के कोने पर हमने एक कांच की गोली रख दी है। अब उसको ढकने के लिए क्या करा जाए, तो वैसे ही 3 सेब के टुकड़े और उसमें जोड़ दिया जाए, तो वो कांच की गोली अंदर चली जाएगी, या सेब का बीज उसमें अंदर ढक जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे कि 3 टुकड़े और लगा दिए, तो टोटल 4 टुकड़े हो गए। तो इस तरह से हमने सममित आकृति भी बना दी और वस्तु को ढक भी दिया। तो यहां वस्तु ढकने की बजाय आवेश को ढकना है, बस इतना सा अंतर है। तो अब गाउस का नियम क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर है कुछ Q1 आवेश, माइनस Q2 आवेश, Q3 आवेश, Q4 आवेश, माइनस Q5 आवेश, Q6 आवेश, माइनस Q7 आवेश। तो जो इसमें सिग्मा Q लिया जाता है कुल आवेश, अगर ये गाउसियन पृष्ठ है, तो इसमें जो सिग्मा Q होगा वो इस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध परिबद्ध कुल आवेश, बंधा हुआ इसके अंदर जो आवेश होगा वही लेंगे कुल आवेश। तो ये हुआ Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, बस। ये Q6 और Q7 का इसमें कोई योगदान नहीं होगा, क्योंकि जब हम फ्लक्स स्टार्ट किए थे तो फ्लक्स में हमने पढ़ा था कि जितनी क्षेत्र रेखाएं अगर प्रवेश कर रही हैं उतनी निकल रही हैं, तो उसके लिए फ्लक्स शून्य होगा। तो ऐसे ये प्लस Q है, तो ये जितनी क्षेत्र रेखाएं इस बंद पृष्ठ में प्रवेश कराएगा उतनी ही बाहर निकाल देगा, तो इसके लिए कुल फ्लक्स क्या आएगा, शून्य। ऐसे ही Q7 के लिए जितनी क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से होकर आ रही होंगी, मतलब प्रवेश कर रही होंगी, उतनी निकल के इस बिंदु पर आ रही होंगी, तो इसके लिए भी कुल आवेश कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये फ्लक्स में योगदान नहीं करेंगे, तो ये वैद्युत क्षेत्र में भी योगदान नहीं करेंगे। तो गाउस का नियम की परिभाषा देखिए क्या है, इसी को अपन को परिभाषित करना है। अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, फिर से वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। फिर से वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश उस बंद काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यही गाउस का नियम है। तो गाउस का नियम है, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और समीकरण नंबर हम लोग पहले से जानते हैं, पहले हमने प्रूव किया है कि फाई टोटल होता है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी ए। तो अगर इन दोनों समीकरण को ऐसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, फाई टोटल इक्वल सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आप फाइंड किए हैं फाइनली, यही फॉर्मूला आपको बार बार यूज करना है। तो जितने भी इसके बाद 7 एप्लीकेशन आप देखेंगे गाउस के नियम के, तो इन्हीं फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने 7 एप्लीकेशन आगे करने हैं। और उसकी सबसे विशेष बात ये होगी कि वो बोर्ड के पर्पज से उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है 4 नंबर में, तो बहुत महत्वपूर्ण भी है। 7 एप्लीकेशन जो इस चैप्टर में हम आगे करने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इसे नोट कर लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग अगर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ना चाहते हैं, तो जो इसमें सिग्मा Q है वो गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश लिया जाता है। जो इसके गाउसियन पृष्ठ के बाहर का आवेश है वो वैद्युत फ्लक्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, अर्थात वैद्युत फ्लक्स को प्रभावित नहीं करता। इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इससे संबद्ध कुल आवेश है
वो चाहे स्थिर हो चाहे गतिशील हो, उस पर ये गाउस का नियम प्रभावित नहीं होता, मतलब उस पर भी गाउस का नियम लागू होता है। अब आप कूलाम का नियम ध्यान हो तो वो स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, ये स्थिर और गतिशील दोनों के लिए लागू होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कूलाम का नियम से ये गाउस का नियम बहुत अधिक व्यापक है। तो इसकी व्यापकता को भी सिद्ध करता है। और अगर इससे मतलब गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स शून्य हो, अगर गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स शून्य हो तो वैद्युत फ्लक्स शून्य हुआ तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, चाहे वहां पर आवेश हो या ना हो, वो फ्लक्स पर निर्भर करेगा इसका मतलब। तो ये और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये भी वही लागू होता है जहां व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होता है। गाउस का नियम भी वही लागू होता है जहां व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होता है। तो इस तरह से इससे संबंधित कुछ बातें हमने पढ़ी। अब इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। अब इसको समझने की कोशिश करिए। तो इसके लिए हमने 11th में टॉपिक पढ़ा था घन कोण। जैसे आपने ये कोण पढ़ा था, तो कोण अगर ये थीटा है और ये चाप है डेल्टा आर और त्रिज्या है आर, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। परंतु आपने ये घन कोण पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ओमेगा, इसका क्षेत्रफल अगर डीए हो और यहां से यहां तक की दूरी आर हो, तो ओमेगा बराबर था डीए अपॉन आर स्क्वायर। परंतु अगर ये कोई असममित आकृति हो और यहां पर एक पृष्ठ मान लीजिए, और यहां के कारण आप देखिए इसकी त्रिज्या तो इधर है और इसका सदिश क्षेत्रफल यहां है, 90 डिग्री पर लेते हैं, इससे जो आपका ये पृष्ठ है इससे 90 डिग्री पर लगभग। तो ये क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल की दिशा हो गई, जिसे ये पृष्ठ है, तो इससे ये मार्कर बाहर की ओर है, तो ये इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, और त्रिज्या इसकी इधर है। तो इसके बीच में अगर कोण बन जाए तो जो घन कोण होता था वो क्या होता था, इसका त्रिज्या के अनुदिश घटक, तो डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी डीए कॉस थीटा तो घटक हो गया और घन कोण हो गया डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इतनी चर्चा हम 11th में कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, कूलाम के नियम से गाउस का नियम प्रूव करना है। तो मान लीजिए कोई असममित आकृति का लेते हैं एक पृष्ठ। सममित क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल केस हो जाएगा। अगर असममित के लिए प्रूव कर सकते हैं तो सममित के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहां पे घन कोण का निर्माण हो रहा है, ये कोई यहां पे क्यू आवेश रखा है और ये यहां पे घन कोण बना रहा है, तो इसका सदिश क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा, और ये आवेश जो वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा वो इस दिशा में पैदा करेगा, तो इनके मध्य कोण हो जाएगा। तो अब यहां पे डीए का वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश घटक क्या हो जाएगा, डीए कॉस थीटा, और ये दूरी अगर आर है तो फाई बराबर हम लोग जानते हैं, पहले ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र में पढ़ चुके हैं, फाई टोटल बराबर ई डॉट डीए। अब अगर हम लोग चाहें तो ई डीए को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डीए कॉस थीटा। तो ई के लिए अगर अपन बात करें तो ई का मान, इससे आर दूरी पर ई का मान क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डीए कॉस थीटा। अब यहां घन कोण की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि घन कोण डी ओमेगा अल्प घन कोण है, तो इसलिए इसको हम लोग डी ओमेगा कह रहे हैं। तो डी ओमेगा हो जाएगा डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कैसे कहते हैं, सदिश क्षेत्रफल का वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश घटक तथा
यहां से यहां जो स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी का वर्ग। तो ये हो गया डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ ये डी ओमेगा घन कोण, यहां पे भी देखिए ये दिख रहा है ना, डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, के क्यू को बाहर ले लीजिए और डी ओमेगा इसकी जगह लिख दिया। अच्छा, डी ओमेगा घन कोण है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो संपूर्ण घन कोण मिल जाएगा। संपूर्ण घन कोण का मान कितना होता है? जैसे कोण का मान तो होता है पूरा 2 पाई द्विविमीय में, तो अगर घन कोण की बात करें तो उसका मान कितना होता है बेटा? 4 पाई। तो इसकी जगह पे अपन लिख सकते हैं, जब इसका समाकलन करेंगे तो इसका मतलब सभी कोणों का योग, पूरा घन कोण, कंप्लीट घन कोण, उसका मान कितना हो जाएगा बेटा? के क्यू, और ये हो गया 4 पाई। के का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई। तो 4 पाई और 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई टोटल आ गया अपना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो कूलाम का नियम, वो गाउस का नियम है। तो देखिए कूलाम का नियम, हमने फॉर्मूला कूलाम के नियम का यूज किया और गाउस का नियम प्रूव कर दिया। तो कूलाम के नियम की सहायता से गाउस के नियम की उत्पत्ति हो गई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।